हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। हम आपका स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। और फिजिक्स कौन सी क्लास आपकी 12th। ठीक है। फिजिक्स शुरू करने से पहले हमें सब पता होना चाहिए कि भाई 12th क्लास फिजिक्स में हमें पढ़ना क्या है और कितने यूनिट्स हैं। ठीक है। तो पहले मैं यूनिट्स के बारे में बताता हूँ। ठीक है, मैं कंप्लीट बताऊंगा। टोटल फिजिक्स में आपने पढ़ने हैं 10 यूनिट्स। ठीक है। 10 यूनिट्स में आपका पेपर आएगा 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स में 70 मार्क्स आपका थ्योरी है प्लस 30 मार्क्स आपका है प्रैक्टिकल। ठीक है। प्रैक्टिकल में आपका 10 मार्क्स इंटरनल रहेगा और 20 मार्क्स एक्सटर्नल। कहने का मतलब जो 10 मार्क्स हैं वो आपको स्कूल से मिलेंगे और एक्सटर्नल में आपको बताया, आप कहीं और जाते हैं, एक्सटर्नल टीचर होता है वो कंडक्ट करता है। जैसे 10th में भी आपने दिया था, 11th में दिया होगा। ठीक है। तो आपका टोटल रहेगा 10 प्लस 20 30 मार्क्स। ओके। और जो ये थ्योरी है 70 मार्क्स का, ये आएगा आपका कहां से, 10 यूनिट्स में से। क्लियर। अभी तक जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है अभी लॉन्च, मतलब बोल दिया गया सब कुछ। जब नेक्स्ट न्यू गाइडलाइन आएंगी तो आपको सब बताया जाएगा कि हाँ भाई इसमें क्या है, कितने चेंज हुआ है, क्या क्या है, वो सब बताएगा। अभी तक सिर्फ यही है। ठीक है। तो 10 यूनिट्स क्या क्या है वो सारा बता रहा हूँ। कितने मार्क्स का है, 70 मार्क्स का। आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है। आपको पहले मैं समझाऊंगा हर एक चीज, फिर मैं बोलूंगा। ठीक है। और आप मजे से नोटबुक के ऊपर लिख सकते हैं। और जो ये आपको पढ़ाया जा रहा है ये 12th का अकेडमिक्स है। कहने का मतलब जो आपने बोर्ड का एग्जाम देना है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। वो सारा ये बेसिक है। जितने भी आपके कंप्यूटर एग्जाम रहेंगे बेस यही रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले कितने 10 यूनिट हैं। तो यूनिट नंबर फर्स्ट कितने मार्क्स का है, क्या नाम है। यूनिट नंबर फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स। ठीक है। ये यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर सेकंड करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का। यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म और कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का। यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, INDUC, इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट और कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का। क्लियर। ये मैंने यूनिट आपके 4 यूनिट बता दिए। यूनिट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स। यूनिट नंबर सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी कितने मार्क्स का, 7 मार्क्स। यूनिट नंबर थर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म कितने मार्क्स, 8 मार्क्स। यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट कितने मार्क्स, 8 मार्क्स। कितने यूनिट हो गए आपके, 4 यूनिट्स हो गए। नेक्स्ट यूनिट 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और कितने मार्क्स का है ये बेटा, 3 मार्क्स। क्लियर। सबसे जो छोटा यूनिट है 12th क्लास की फिजिक्स में, सबसे छोटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, 3 मार्क्स। यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स
और कितने मार्क्स का है? 14 मार्क्स। सबसे बड़ा यूनिट आपका 12th क्लास की फिजिक्स में है ऑप्टिक्स, और कितने मार्क्स का है? 14 मार्क्स। यूनिट नंबर 7, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, और कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स। यूनिट नंबर 8, एटम्स, चलिए साफ लिख देता हूं इसको मैं, एटम्स एंड न्यूक्लियर। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, और कितने मार्क्स का है बेटा? ये है आपके पास 6 मार्क्स का। क्लियर? तो इधर 4 यूनिट मैंने पहले बता दिए। नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स। यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स, 14 मार्क्स। यूनिट नंबर 7 ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, 4 मार्क्स। और यूनिट नंबर 8 एटम्स एंड न्यूक्लियाई, कितने मार्क्स? 6 मार्क्स। हाँ 6 मार्क्स। ओके, तो आपके पास 8 यूनिट हो गए, इनका नाम पता चल गया आपको और कितने मार्क्स का है। क्लियर? नेक्स्ट है यूनिट नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स का। और देन बेटा आपका लास्ट यूनिट नंबर 10, कम्युनिकेशन सिस्टम, और कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का। ठीक है, और आपकी 12th क्लास की फिजिक्स क्या होगी? खत्म। ठीक है, खत्म। ये सिर्फ यूनिट्स बता के खत्म हुई है। ठीक है, सिर्फ अब हम स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, तो यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, 7 मार्क्स। यूनिट नंबर 10 कम्युनिकेशन सिस्टम, और कितने मार्क्स? 5 मार्क्स। ओके, और अगर आप जो मैंने यहाँ मार्क्स लिखवाए हैं, अब अगर आप इनका सबका सम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या? 70 मार्क्स। ओके, तो जो आजकल 12th का पैटर्न है पेपर का, बोर्ड का हो चाहे सीबीएसई का, तो लगभग सेम ही है। ठीक है, उसी हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा सब कुछ, तो आपने अच्छे से मेहनत करनी है। तो सारे के सारे यूनिट्स मैंने आपको बता दिए, यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक। तो हम अब स्टार्ट करेंगे आपका यूनिट नंबर 1। नाम आपको पता ही है, क्या नाम है इसका? क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का। क्लियर? यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ही लिखेंगे किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। तो इधर ध्यान से सुनना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो 2 वर्ड का बना हुआ है। कितने वर्ड का? 2 वर्ड का, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज, और स्टैटिक का मतलब है रेस्ट। और ये हम पढ़ किसके में रहे हैं? फिजिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक इसका मतलब किसकी ब्रांच है? फिजिक्स की, जो स्टडी करेगी किसको? चार्ज को, और चार्ज किस में होगा? रेस्ट में। तो कहने मतलब फिजिक्स की वो ब्रांच जो स्टडी करेगी किसको? चार्ज को। और चार्ज कहाँ होना चाहिए? किस स्टेज में होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए। उसको बोलते हैं क्या बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन लिख सकते हैं। ध्यान रखना, मैं आपको पहले हर एक चीज समझाऊंगा, देन जो आपको लिखना होता है मैं बोल दूंगा। ठीक है, इतने आराम से बोलूंगा, आप मजे से लिख लेंगे। ठीक है, जो आपको बोर्ड या सीबीएसई के पेपर एग्जाम में आपको लिखना है, हर एक चीज में बोल के लिखवा दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक की? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charge at rest, is
इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक हिस्टोरिकल रिव्यू। जो ये हेडिंग है बेटा, इस हेडिंग में मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक की। ये पढ़ाने का मेरा मकसद ये है। ठीक है, अभी आपका ध्यान देना, जो यूनिट फर्स्ट है उसमें 5 सब यूनिट है। अभी आपका सब यूनिट फर्स्ट स्टार्ट नहीं हुआ, ये जस्ट मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ। किसके लिए? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्लियर डाउट रहता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आए। जब आप ये 1-2 लेक्चर लगेगा इसको, ठीक है, जब आप ये पढ़ लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक हिस्टोरिकल रिव्यू, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं आया था, इससे पहले कोई और इलेक्ट्रिफिकेशन थी, देन आया था पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पढ़ाने का मेरा एक ही मकसद है कि आपको भाई कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हिस्टोरिकल रिव्यू क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था उसका पता 2500 साल पहले भी था। जो साइंस थी इलेक्ट्रोस्टैटिक की, वो 2500 साल पहले भी पता थी, लेकिन फॉर ए लॉन्ग टाइम, बड़े लंबे समय तक इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में कोई नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। फिर जैसे ही साइंस की क्या हुई, डेवलपमेंट हुई, तो बहुत सारे क्या आए, आर्गुमेंट्स आए। आप ध्यान रखना, आर्गुमेंट्स, अब हम घर में भी आर्गुमेंट्स करते हैं, तो आर्गुमेंट्स मतलब यहाँ पॉजिटिव साइड में आर्गुमेंट्स आए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बोला गया भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक ये है वो है, ऐसा करने से चार्ज आएगा, वैसा करने से चार्ज आएगा, क्या करने से क्या क्या बोला गया वो आपको डिटेल बताया जाएगा। तो इस पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, जो साइंस थी इलेक्ट्रोस्टैटिक की, वो 2500 साल पहले भी पता थी, लेकिन बहुत लंबे समय तक इसके बारे में, फॉर लॉन्ग टाइम फिनोमिना रिमेन अनएक्सप्लेन। कहने मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही साइंस की डेवलपमेंट हुई, बहुत सारे क्या आए, आर्गुमेंट्स आए। ठीक है, क्या क्या आर्गुमेंट्स आए, पहला किसका आया वो बताया जाएगा। तो यहां जो समझाया गया है वो आप 4 लाइनें लिख सकते हैं। क्या? द साइंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आराम से, द साइंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैज इट्स ओरिजिन डेटेड बैक अबाउट, द साइंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैज इट्स ओरिजिन dated back about 2500 years. Full stop. For a long time, phenomena remains unexplained. For a long time, phenomena remains unexplained. Full stop. With the development of science, various arguments puts forward. With the development of science, various arguments puts forward. कहने मतलब जैसे ही साइंस आई तो बहुत सारी बातें कही गई किसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। क्लियर? तो इधर द साइंस ऑफ, कंप्लीट बता रहा हूं, द साइंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैज इट्स ओरिजिन डेटेड बैक अबाउट 2500 years. For a long time, phenomena remains unexplained. With the development of science, the various arguments puts forward. ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट, जो बातें कही गई, पहली बात किसने कही, पहले ध्यान से समझना है, फिर मैं सारा लिखवा दूंगा, आप आराम से बैठ के नोटबुक पे लिख सकते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था वो क्रेडिट किसको गया? क्रेडिट समझते हैं, जैसे आपके अकाउंट में पैसे आते ना, योर अकाउंट इज क्रेडिट बाय 10th पे आए, तो ये क्रेडिट किसको गया? क्रेडिट, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्रेडिट किसको गया? ग्रीक फिलोसोफर था जिसका नाम था थेल्स मिल्टस। ठीक है, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्रेडिट था वो किसको गया? ग्रीक फिलोसोफर था। ग्रीक, अब ध्यान रखना, आप 2 वर्ड सुनते होंगे, ग्रीक और लैटिन, तो ध्यान रखना ग्रीक और लैटिन क्या है, ये 2 कंट्रीज के नाम थे। जब दुनिया में पढ़ाई का नामो निशान नहीं था, लेकिन इन लोगों को नॉलेज थी, पढ़ाई की नॉलेज थी, तभी हम बोलते हैं
ये ग्रीक से आया, कोई लैटिन से आया, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्रेडिट था ग्रीक फिलोसोफर था जिसका नाम था क्या, थेल्स मिल्टस। ध्यान रखना, इसके ऊपर ऐसे दो कामे डाल लेना, इन्वर्टेड कामास, डैल बनानी इसकी, थेल्स मिल्टस, जिसने ऑब्जर्व किया, ठीक है, जिसने ऑब्जर्व किया कि एम्बर, ऑब्जर्व दैट एम्बर। अब ध्यान रखना भाई, यहां से दिमाग अपना अच्छे चलाना, एम्बर। अब ध्यान रखना, एम्बर क्या होता है मेरे बेटा, जो चीड़ का पेड़ होता है ना, पाइन ट्री, अगर हम उसको काटें तो उसमें से गम लाइक मटेरियल निकलता है, ठीक है। अगर हम अपनी लोकल भाषा में हम कहते हैं जिगन है, रिजन है, ठीक है। और उस तरह की जो गम को बोलते हैं वो बोलते हैं राइसिन। क्या बोलते हैं, राइसिन, ठीक है। वो जो चीड़ के पेड़ से गम निकल रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद अगर उसको रखा जाए, जैसे महीना, 2 महीने, 4, 5, 1 साल के बाद, तो देखना कुछ समय के बाद वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, हार्ड। उस मटेरियल को जब वो हार्ड हो जाता है तब उसको बोलते हैं बेटा क्या, एम्बर। या यहां मैं लिखूंगा अभी, पहले सुन लीजिए, एक पीले कलर का, येलो राइसनस, राइसनस सब्सटेंस मिला ऑन द शोर ऑफ बाल्टिक सी। बाल्टिक सी कहाँ है, नॉर्थ यूरोप में है, इसके इर्द गिर्द 9 कंट्रीज हैं, आप ढूंढ सकते हैं। बाल्टिक सी के किनारे, उस टाइम की बात कर रहा है, एक पीले कलर का सब्सटेंस मिला, उस सब्सटेंस को भी हम क्या बोल सकते हैं, एम्बर। उस सब्सटेंस को भी क्या बोल सकते हैं, एम्बर। तो एम्बर क्या हुआ, हार्डन सैप, सैप पता ना, रस, ठीक है, हार्डन सैप ऑफ ए काइंड ऑफ पाइन ट्री, या पीले कलर का येलो रिजनस सब्सटेंस फाउंड ऑन द शोर ऑफ बाल्टिक सी, ठीक है। उसको रब किया गया किसके साथ, सिल्क या फ्लैनल के साथ। किसको, किसको भाई, एम्बर। किसको, एम्बर रब किया गया उस टाइम के बाद सिल्क या फ्लैनल के साथ। तो इसने क्या करना शुरू कर दिया, जो घास के छोटे छोटे पार्टिकल थे ना, स्ट्रॉस, ठीक है। हम कागज की बात नहीं कर सकते उस टाइम, आज की डेट में कागज की बात कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम नहीं, उस टाइम कागज नहीं था, ठीक है। स्ट्रॉस, घास के छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, और तब कोई नहीं बता पाया कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। उस स्टेज पर कहने का मतलब थेल्स मिल्टस साहब जो थे वो भी नहीं बता पाए कि भाई ये इसने ऐसा करना क्यों शुरू कर दिया, इसने अट्रैक्ट करना क्यों शुरू कर दिया। फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्रेडिट था वो किसको गया, ग्रीक फिलोसोफर को, जिसका नाम था थेल्स मिल्टस। और कब की बात है ये, कब की बात है, 640 BC टू 540 BC। Observe that if amber, और amber क्या है, hardened sap of a kind of pine tree या yellow resinous substance found on the shore of Baltic Sea, rubbed with किसके साथ, rubbed, RUBBED कर लेंगे, rubbed with silk or flannel, तो it acquired the property of attracting straws towards itself। और कोई उस स्टेज पर नहीं बता पाया कि इस एम्बर ने ऐसा क्यों किया है। क्लियर। तो नंबर 1 पॉइंट आप लिख लेंगे, the first observation credit, the first observation credit given to Greek philosopher, given to Greek philosopher Thales Miltus, the first observation credit given to Greek philosopher Thales Miltus, ब्रैकेट में आएगा कब, 640 BC to 540 BC, ब्रैकेट बंद, 640 BC to 540 BC, ब्रैकेट बंद। ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व दैट इफ, ऑब्जर्व दैट इफ एम्बर, ऐसे लिखना है एम्बर और उसके ऊपर डाल बनानी है, ठीक है। ऑब्जर्व दैट इफ एम्बर, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और जब बोलूंगा ब्रैकेट बंद तब बंद करनी है। एम्बर है क्या, आ हार्डन सैप, ब्रैकेट में लिखना है a hardened sap of a kind of pine tree, a hardened sap of a kind of pine tree, ORR yellow ricinus, RESINOUS,
ORR, yellow resinous substance found on the shore of Baltic Sea. Found on the shore of Baltic, VLATIC, Baltic Sea. Found on the shore of Baltic Sea, bracket बंद, rubbed with silk ORR flannel. Rubbed with silk ORR flannel, comma, it acquired the property of attracting straws towards itself. It acquired the property of attracting straws towards itself. Full stop. No explanation to this phenomena. No explanation to this phenomena could be given at that stage. उस स्टेज पर नहीं बता पाया कोई भी. नो एक्सप्लेनेशन टू दिस फिनोमेना कुड बी गिवन एट दैट स्टेज. उस स्टेज पर नहीं बता पाया कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये गैस के छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट क्यों कर रहा है. ओके, नंबर 2 पॉइंट, थेल्स मिल्टस ये बताने के कब, कितने टाइम के बाद, ध्यान से, अबाउट 2000 ईयर्स. मतलब जो पहला वाला फिनोमिना पता चलने के बाद कितने बाद, 2000 साल के बाद. 2000 साल के बाद ये आपके क्या थे, इंग्लिश मतलब इंग्लिश का टीचर नहीं, अंग्रेज था. इंग्लिश फिजिस्ट था और नाम था मेरा बेटा विलियम गिलबर्ट. पहले वाले पॉइंट के बारे में पता लगने के कितने, 2000 साल के बाद इंग्लिश फिजिस्ट था जिसका नाम था क्या, विलियम गिलबर्ट. इसने क्या देखा, इसने ऑब्जर्व किया. पहले वाले पॉइंट में कहा गया था भाई एम्बर को रब करेंगे किसके साथ, सिल्क या फ्लैनल के साथ, तो वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा. लेकिन विलियम गिलबर्ट ने कहा कि भाई एम्बर के अलावा भी देयर आर बहुत सारे सब्सटेंस हैं अपार्ट फ्रॉम एम्बर. जब हम उनको क्या करें, रब करें, और वो प्रॉपर्टी दिखाते हैं कौन सी, वो प्रॉपर्टी दिखाते हैं कौन सी, अट्रैक्शन की. कहने मतलब वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं. अब आपके माइंड में आ रहा हो कि वो कौन कौन सी सब्सटेंस है, तो ध्यान रखना जब मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा तो इसके लास्ट में आपको टेबल बना के एक्सप्लेन कर दिया जाएगा वो कौन कौन सा टॉपिक है. क्लियर? तो इधर ध्यान सुनना. अबाउट 2000 ईयर, पहले वाले पॉइंट के बाद इंग्लिश फिजिस्ट था क्या, विलियम गिलबर्ट ऑब्जर्व दैट बहुत सारे सब्सटेंस हैं अपार्ट फ्रॉम एम्बर व्हिच एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन. कब, व्हिच एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, जब हम उनको क्या करेंगे, रब्ड करेंगे. क्लियर? और विलियम गिलबर्ट ने ही यूज करेंगे हम, विलियम गिलबर्ट ने इस प्रॉपर्टी का नाम रखा, ऊपर लिखता हूं, इस प्रॉपर्टी का नाम रखा इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन. इस देखो पहले वाले पॉइंट में सिर्फ अट्रैक्शन था, लेकिन विलियम गिलबर्ट ने इस प्रॉपर्टी का नाम रख दिया क्या, इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन. अब अट्रैक्शन तो ऑलरेडी थी, नई चीज क्या जोड़ दी उसने, इलेक्ट्रिक. तो ध्यान रखना जो वर्ड था, शब्द था इलेक्ट्रिक. एस्क्राइट दिया गया, ASCRIBED लिख देता हूं, ASCRIBED. एस्क्राइट दिया गया. क्यों? क्योंकि जो आपका एम्बर था उसको ग्रीक में बोलते थे इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन के स्पेलिंग पर ध्यान देना, ELEKTRON. क्लियर? तो तब इसके बेसिस पर उस टाइम की बात है, विलियम गिलबर्ट ने इसका नाम रख दिया इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन. और इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन रखने के पीछे कारण क्या था, जो एम्बर था उसको ग्रीक में बोलते थे क्या, इलेक्ट्रॉन, ELEKTRON. ठीक है, इलेक्ट्रॉन. ओके, तो ठीक है, लिखिए नंबर 2 पॉइंट. आराम से लिखना है, आप लिख सकते हैं मजे से. नंबर 2 पॉइंट, अबाउट 2000 ईयर्स, this is an
English physicist about 2000 years, comma, this is an English physicist, William Gilbert. English physicist William Gilbert, who observed that English physicist William Gilbert, who observed that there were number of other substance, who observed that there were number of other substance apart, who observed that there were number of other substance apart from amber के अलावा भी, which acquire the, there were number of other substance apart from amber which acquire the property of attraction, which acquire the property of attraction when rubbed, which acquire the property of attraction when rubbed, full stop. He named this property, तब नाम रखा गया, he named this property as, characteristics भी बोल सकते हैं, he named this property as क्या, electric attraction. He named this property as क्या, electric attraction, full stop. लिखिए the word electric ascribed to this characteristics. लिखिए the word electric ascribed, ASCRIBED, the word, और ध्यान रखना स्पेलिंग का ध्यान देख लेना, स्पेलिंग में अगर परेशानी हो सकती है, ठीक है, फिजिक्स वालों को वैसे प्रॉब्लम होती है, स्पेलिंग लिखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो ध्यान देना. तो वर्ड इलेक्ट्रिक ascribed to this characteristics because amber, डाल बना लेना, because amber was known as electron, डाल बना लेना इसकी भी, because amber was known as electron in Greek. जो एम्बर था उसको ग्रीक में क्या बोलते थे, इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको बोला गया क्या, इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन. क्लियर. नंबर 3 पॉइंट, अब ध्यान से देखिए, पहले वाले पॉइंट में अट्रैक्शन हुई, दूसरे वाले पॉइंट में, पहले वाले में विलियम थेल्स मिल्टस थे, दूसरे वाले पॉइंट में थे कौन थे, विलियम गिलबर्ट. तो पहले में अट्रैक्शन, दूसरे में उन्होंने बता दिया कि भाई ये जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन है, इसका मतलब अट्रैक्शन के बारे में पता चल चुका था. अब था नंबर 3 पॉइंट किसके बारे में, रिपल्शन के बारे में. जो सब्सटेंस जैसे एम्बर था वो क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था गैस के छोटे छोटे पार्टिकल्स को, इसका मतलब वो नॉर्मल नहीं था, वो क्या हो चुका था, एबनॉर्मल. तो ध्यान से सुनना, इन नंबर 3 पॉइंट, इन 1671 ओटो वान इन 1671 एक और साइंटिस्ट ओटो वान ग्यूरिक, GUERIC, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना मुझसे. इन 1671 ओटो वान ग्यूरिक, सही लिखा है, टेंशन वाले. 1671 ओटो वान ग्यूरिक, इन्होंने डिस्कवर किया इलेक्ट्रिक रिपल्शन. क्या डिस्कवर किया, इलेक्ट्रिक रिपल्शन. तो कैसे किया, इन्होंने क्या किया, एक मिनट ध्यान दें, इन्होंने क्या किया, फीदर, FEATHERS, फीदर्स, ठीक है, फीदर पता है ना, पंख, मूवी देखी है चांदनी चौक टू चाइना, ठीक है, उसमें वो ट्रेनिंग दे रहा था जब अक्षय कुमार को, ठीक है, तो वो बोलता है पेड़ पे चढ़ाता है उसको, बोलता है जंप कर, ठीक है, तो वो जंप करता है, उसको गिरता है, बोलता है ऐसे नहीं, फिर वो एक पंख को फेंकता है ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे आता है. अब इधर ध्यान देना, इन्होंने क्या किया, चार्ज बॉडी के पास, अब ध्यान रखना, जो बॉडी थी, जो अभी एम्बर था, या और भी बहुत सारी बॉडीज हैं, इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा, लास्ट में जब आएगा मैं पूरा टेबल बना के आपको बता दूंगा कौन कौन सी बॉडीज को रब करने पर इलेक्ट्रिक चार्ज आता है. तो क्या किया, ओटो वान ग्यूरिक ने डिस्कवर किया इलेक्ट्रिक रिपल्शन, जब वो एक फीदर लेके गया किसके पास, चार्ज बॉडी के पास, और क्या किया, टच भी किया और सेपरेट भी किया. जब वो टच कर रहा था, ध्यान रखना, अगर रिपल्शन है, अगर कोई हमें चीज रिपेल कर रही है, तो इसका मतलब जब हम उसके पास जाएंगे तो हमें वो क्या करेगा, हमें उसके पास जाने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी. जब पास लेके जा रहे थे तो वो ज्यादा फोर्स लगा रहे, लेकिन जब वो दूर लेके जा रहे थे तो उनको बड़ी आसानी के साथ वो फीदर उससे क्या जा रहा था, दूर. इसके बेसिस पे उन्होंने फाइंड किया क्या, इलेक्ट्रिक रिपल्शन. क्योंकि अगर कोई चीज हमें रिपेल कर रही है तो इसका मतलब वो पास आने में, उसके पास जब हम जाएंगे वो फोर्स लगाएगी, इतनी आसानी के साथ हमें पास जाने नहीं देगी. लेकिन जब हम दूर जाएंगे तो ऑलरेडी रिपेल करिए, तो भाई जाओ, ठीक है. तो ध्यान रखना,
ओटो वॉन क्यूरिक ने डिस्कवर किया इलेक्ट्रिक रिपल्शन व्हेन ही फाउंड दैट सम फीदर्स some feathers moved away from a charged body if allowed to touch or separate, जब हम उसको टच करें या क्या करें, सेपरेट। तो लिखिए नंबर 3 पॉइंट लिखिए, in 1671 ओटो वॉन क्यूरिक, आप आराम से लिखें, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, टेंशन लें। लिखिए in 1671 ओटो वॉन क्यूरिक डिस्कवर electric repulsion. Otto von Guericke discovered electric repulsion when he found that some feathers moved away from a charged body. Some feathers moved away from a charged body if it allowed to touch ORR मेरे बेटा separate. If it allowed to touch ORR separate. ओके, अब तीनों पॉइंट जो बताए हैं मैंने स्टार्ट से बता रहा हूं। आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हमने सबसे पहले पढ़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जो स्टडी करेगी चार्ज को, और चार्ज क्या होगा रेस्ट में। उसके बाद हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक हिस्टोरिकल रिव्यू, कहने मतलब हिस्ट्री। क्लियर? तो अब ध्यान सुनना, हिस्ट्री में क्या था, जो साइंस थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो 2500 साल पहले भी पता थी, लेकिन बड़े लंबे समय तक कोई इसके बारे में नहीं बता पाया। जैसे ही साइंस की डेवलपमेंट हुई तो बहुत सारे आर्गुमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों ने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ये है वो है। तो जो फर्स्ट नंबर 1 पॉइंट, जो फर्स्ट क्रेडिट था वो किसको गया, ग्रीक फिलोसोफर था जिसका नाम था क्या, थेल्स मिल्टस। कब, 640 to 540 BC। उसने ऑब्जर्व किया एम्बर क्या है, हार्डन सैप ऑफ ए काइंड ऑफ पाइन ट्री या येलो रिजनस सब्सटेंस फाउंड ऑन द शोर ऑफ बाल्टिक सी। उसको रब किया गया किसके साथ, सिल्क या फ्लैनल के साथ। तो उसने गैस के छोटे छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया गया, लेकिन उस स्टेज पर कोई नहीं बता पाया कि वो क्यों अट्रैक्ट कर रहा है। इवन तक कि थेल्स मिल्टस साहब ने जिन्होंने ऑब्जर्व किया वो भी नहीं बता पाया। फिर उसके 2000 साल के बाद इंग्लिश फिजिस्ट आया क्या, विलियम गिलवर्ट। कौन आया, विलियम गिलवर्ट। उसने कहा एम्बर तो भाई ऐसा करता ही करता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सब्सटेंस हैं, वो जब उनको क्या किया जाए, रब किया जाए, वो क्या करना शुरू कर देते हैं, अट्रैक्ट। फिर और उन्होंने इस अट्रैक्शन का नाम, किसने, विलियम गिलवर्ट ने क्या दिया, इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन। क्यों दिया, क्योंकि एम्बर को ग्रीक में बोलते थे इलेक्ट्रॉन। स्पेलिंग पे ध्यान देना, ELEKTRON, C नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 पॉइंट में, इन 1671 ओटो वॉन क्यूरिक ने डिस्कवर किया इलेक्ट्रिक रिपल्शन व्हेन ही फाउंड दैट सम फीदर्स मूव्ड अवे फ्रॉम अ चार्ज बॉडी इफ अलाउड टू टच एंड सेपरेट। इसका मतलब पहले अट्रैक्शन हो रही थी, ठीक है, फिर रिपल्शन हो रही है। इसका मतलब वो जो सब्सटेंस चाहे एम्बर है कोई और है, ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो बताऊंगा मैं, आप टेंशन ना लेना, अभी नहीं है, ठीक है। मेरा ध्यान रखना, पढ़ाने का तरीका ऐसे 0 1 2 सीक्वेंस में हर एक चीज बताऊंगा, हर एक चीज जैसे टॉपिक करूंगा आपको क्लियर होगा, ठीक है। इसका मतलब जो सब्सटेंस है उन्होंने एबनॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल तो रहे नहीं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, रिपेल भी कर रहे हैं। इसका मतलब नॉर्मल तो है नहीं, क्या एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहे हैं। क्लियर? और इसका मतलब वो जो सब्सटेंस है या बॉडी है उसके ऊपर या तो चार्ज आ चुका है, ठीक है, या वो क्या हो चुका है, डेवलप्ड कर चुका है क्या, चार्ज, या कह सकते हैं वो बॉडी क्या हो चुकी है, चार्ज हो चुकी है, और या हम बोल सकते हैं क्या हो चुकी है, इलेक्ट्रीफाइड। और ध्यान रखना, चार्ज फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। कहने का मतलब ना चार्ज का शेप है, ना साइज है, ना ही वॉल्यूम है। क्लियर? चार्ज एक प्रॉपर्टी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स इन मैटर, कहने मतलब चार्ज फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, ना उसकी शेप है, ना साइज है, ना वॉल्यूम है। कहने मतलब हम चार्ज को देख नहीं सकते। क्लियर? तो इधर ध्यान से, नेक्स्ट नंबर 3 पॉइंट के बाद नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के लिखिए, दीज सब्सटेंस टेंड्स टू शो, वो ऐसा क्यों कर रहे थे, क्या हो चुका है, जहां तो उनके ऊपर चार्ज आ चुका है, यहां वो क्या चुके हैं, इलेक्ट्रीफाइड। चार्ज कैन नॉट बी टर्म्ड एज समथिंग फिजिकल, कहने वालों चार्ज फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, दैट इज समथिंग हैविंग शेप, साइज और वॉल्यूम नहीं होता। चार्ज क्या है, इट इज डिफाइंड एज प्रॉपर्टी व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स इन
मैटर। मैटर आपको पता है जिसका शेप भी होता है, साइज भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। ओके, जैसे आपके हाथ में पेन है, डस्टर है, मेरे हाथ में मार्कर है, ठीक है, बोर्ड है, ये सब क्या है? मैटर है। चेयर है, सोफा है, सब क्या है? मैटर। क्लियर? तो एक लाइन छोड़ के लिखिए, दीज सब्सटेंस टेंड्स टू शो, लिखिए, these substance tends to show abnormal behavior, these substance tends to show abnormal behavior due to the reason, reason मतलब कारण, एक होता है रीजन, एक होता है रीजन, due to the reason that, due to the reason that they have developed, due to the reason that they have developed some charge, SOME, some charge on themselves, they have developed some charge on themselves, ORR, in other words, या दूसरे शब्दों में कहें ORR, in other words they have been electrified, ORR, in other words they have been electrified, full stop। लिखिए, a charge cannot be, full stop, लिखिए, a charge cannot be termed as something physical, लिखिए, a charge cannot be termed as something physical, that is पता ना, ठीक है, लिखिए, that is something having shape, size, ORR, volume, that is something having shape, size, ORR, volume। ओके, एक लाइन छोड़ के चार्ज की डेफिनेशन बता रहा हूं, ठीक है, लिखिए, चार्ज तो मैंने बता भी दिया, चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स इन मैटर, या गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स इन मैटर। लिखिए, चार्ज, लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी, चार्ज एक लाइन छोड़ के चार्ज लिखना है, देन उसके आगे लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी विच इज responsible for, which is responsible for electric force in matter। तो चार्ज क्या है? It is defined as the property which is responsible for electric force in matter। और फोर्स की बात, फोर्स क्या होता है? पुश और पुल, जैसे अट्रैक्शन और क्या? रिपल्शन। पुश में हम खींचते हैं, पुल में क्या करते हैं? धक्का देते हैं। क्या उल्टा तो नहीं बोल दिया? नहीं, इधर ध्यान देना। पुश, पुश क्या करना है भाई? ध्यान दे अच्छे से, मैं आपके लिए बोल रहा था। पुश होता है धक्का देना, पुल होता है खींचना। लेट अस सपोज दैट अगर आप जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में तो ट्रांसपेरेंट लगे होते हैं डोर्स, तो उनके ऊपर लिखा होता है पुश। तो पुश का मतलब होता है भाई उसको अंदर की तरफ धक्का दें, क्लियर? और पुल का मतलब होता है उसको बाहर की तरफ खींचें, ठीक है? बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, उधर लिखा होता है पुश, ठीक है, खींचना है, ठीक है, पुश, पुश तो मतलब धक्का देना है अंदर की तरफ, तो वो खींचना शुरू कर देते हैं, फिर उनको पता चलता है वो गड़बड़ हो गया, ठीक है? पुश मतलब अंदर की तरफ धक्का देना, पुश, पुश करना। पुल मतलब खींचना, ठीक है? उसी तरह जैसे अट्रैक्शन और रिपल्शन, क्लियर? तो जितना हमने आज पढ़ा बेटा, इसके आगे हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। जितना हमने आज पढ़ा है इसको अच्छे से पढ़ना है, लिखना है, नोटबुक बनानी है। देन जब आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें जितना मैंने ये पढ़ाया है, पहले 2-3 मिनट, 3 या 5 मिनट, जितने भी मिनट लगे, इसको बताऊंगा मैं अच्छे से, हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? आप जैसे बोलेंगे इंग्लिश तो इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन फिर उसके आगे हम आपकी नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक रुकेंगे हम, इसके आगे आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा। और जितना हमने पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करनी है। आप लिखेंगे, ये थोड़ा इस समय टफ टाइम है क्योंकि ऑफलाइन क्लास कोई नहीं चल रही है, तो इसलिए चलो आपके लिए कोशिश करते हैं, ठीक है? ऐसे मैंने वीडियो बना के 50 साल डाले हैं, लेकिन वो ऐसे मैंने बनाए हुए हैं टैब से, तो वहां बच्चों को समझ नहीं आता अच्छे से, तो इसलिए मैंने कहा आपके लिए बोर्ड पर शूट कर दिया, ठीक है? ओके, थैंक यू।